हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। बहुत टाइम से कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या भाई ये जापानीज मूवीज एक्सप्लेन करते रहते हो, हॉलीवुड वाली भी करो। तो उनके लिए आज मैं हॉलीवुड की मूवी लेकर आया हूँ। सो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1993 में आई हॉरर एंथोलॉजी मूवी नेक्रोनॉमिकन बुक ऑफ द डेड को। IMDb पे से मिले हैं 5.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 4 आउट ऑफ 10। एंड सड़े हुए टमाटर पर पता नहीं क्यों इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत 1932 के अमेरिका को दिखाते हुए होती है, जहां एक बहुत ही मशहूर ऑथर एक लाइब्रेरी में आया होता है। पर ऑथर का लाइब्रेरी में आने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो कि बुक ऑफ डेथ को पढ़ना। पर उस बुक को लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक मिस्टीरियस बुक थी जिसमें यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स लिखे हुए थे। और तो उस बुक की देखभाल के लिए एक मॉन्क्स का ग्रुप भी वहीं था। तो वो ऑथर सीनियर मॉन्क से मिलता है और उसे कहता है कि मैं एक रिसर्च के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे फलानी ढिमकी बुक चाहिए। तो हेड मॉन्क भी उसकी बताई बुक को ढूंढने लगता है। एंड जब वो मॉन्क बुक निकाल रहा होता है, तब ऑथर चालाकी से मॉन्क के बेल्ट से द बुक ऑफ डेथ के रूम की चाबी ले लेता है। उसके बाद वो पूरी लाइब्रेरी में वो कमरा ढूंढने लगता है जहाँ पर वो बुक छुपाई गई है। और लास्ट में उसे वो रूम मिल ही जाता है। वो उस चाबी की मदद से रूम में जाता है और तब हम देखते हैं कि ये गोलमाल करते हुए उसे एक दूसरा मॉन्क देख रहा होता है। ऑथर को कमरे में एक सेफ मिलता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उस सेफ को कैसे खोलूं। तभी रूम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सेफ अपने आप खुलता है, जैसे वो ऑथर का ही वेट कर रहा था। ऑथर उस बुक को जल्दी से खोलता है। तभी हम देखते हैं कि सेफ के अंदर एक और सील भी थी जो अपने आप खुल जाती है। फिर ऑथर उस बुक को पढ़ने लगता है और उसे बुक के अंदर एक कहानी मिलती है जिसे वो लिखने लगता है। और यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू हो जाती है। पहली स्टोरी जो कि कुछ डेकेड बाद फ्यूचर की होती है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं। इसे इस मूवी में कुछ नाम नहीं दिया हुआ, तो हम इसे गोपाल बुलाएंगे। गोपाल अपने अंकल के होटल में आया था, जो कि उसके अंकल के मरने के बाद उसे मिला था। उस होटल की हालत बहुत बेकार थी, क्योंकि उसके अंकल के मरने के बहुत साल बाद उसे वो होटल मिला था और वो उस होटल को फिर से शुरू करना चाहता था। एंड हाँ, गोपाल एक लॉयर के साथ यहाँ आया था। वो लॉयर उसे बताती है कि उसके अंकल ने अपनी वाइफ के मरने के गम में खुदकुशी कर ली थी और वो उसे उसकी वाइफ की फोटो भी दिखाती है। इस कहानी से जॉन को उसकी वाइफ की याद आ जाती है, जो कि एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। लॉयर जाते टाइम उसे उसके अंकल का एक लेटर दे देती है। रात को गोपाल आग के पास बैठे हुए उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल एक बार एक शिप से सफर करके वापस आ रहे थे। वापस लौटते टाइम उनकी शिप होटल के पास ही किनारे से टकरा जाती है, जिससे उसके अंकल तो बच जाते हैं, पर उनका बेटा और उनकी पत्नी वहीं मर जाती है। पर अगले दिन जब उसके अंकल को ये चीज़ पता चलती है तो वो पूरा दिन शोक में निकाल देते हैं। तभी रात को एक सी मॉन्स्टर उसके अंकल के पास आता है और उसे वही बुक ऑफ डेथ देकर बोलता है कि इस बुक में एक रिचुअल है जिससे तुम अपनी बीवी और बच्चे को वापस ला सकते हो। तो उसके अंकल वैसा ही करते हैं एंड उस रिचुअल को परफॉर्म करते ही उनका बेटा और वाइफ फिर से जिंदा हो जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। फिर जब उसके अंकल की पत्नी और उसका बच्चा उनके पास आने लगते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये उनकी बीवी और उनका बच्चा नहीं है, बल्कि कोई हरी आंखों वाला मॉन्स्टर है। तो उसके अंकल अपनी गलती के कारण सुसाइड करने का डिसाइड करते हैं। पर लेटर के आगे के वर्ड्स खराब हो गए थे, तो गोपाल उन्हें नहीं पढ़ पाता। फिर वो उस बुक को बहुत ढूंढता है, पर जब उसे वो नहीं मिलती तो वो अपने अंकल के कमरे में जाकर सो जाता है। रात को उसकी नींद खुल जाती है, तभी उसकी नज़र अपनी आंटी के फोटो पर जाती है। वो फोटो के पीछे जब देखता है तो उसे वहाँ वो बुक मिल जाती है और ये गधा भी वही रिचुअल परफॉर्म करता है और अपनी मरी हुई वाइफ को वापस बुलाता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ प्रकट होती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। गोपाल अपनी वाइफ से माफ़ी मांगने लगता है तो उसकी वाइफ गोपाल को किस करने आती है। वो जैसे ही गोपाल को किस करने लगती है तो उसकी वाइफ से अजीब से ऑक्टोपस वाले टेंटेकल्स बाहर आने लगते हैं। गोपाल समझ जाता है कि उसने उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में ले लिया है एंड ये भी वही मॉन्स्टर है जो उस लेटर में मेंशन था। तो गोपाल अपनी शैतान बीवी पर चाकू से वार करता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वापस पानी में चली जाती है। तभी वहाँ एक बड़ा ऑक्टोपस मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखते ही गोपाल ऊपर की तरफ भागता है। वो एक झूमर पर लटक जाता है। तभी उसकी वाइफ उसका पकड़ लेती है पैर और उसे अपने साथ चलने को कहती है, पर गोपाल से गलती से छत पर लगा कांच टूट जाता है, जिसके सनलाइट से उसकी वाइफ को तकलीफ होती है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद गोपाल उस झूमर को उस मॉन्स्टर पर लात मारकर गिरा देता है और वो झूमर मॉन्स्टर की स्किन के अंदर घुस जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर वापस पानी में चला जाता है। जिसके बाद गोपाल छत पर सनलाइट में जाता है और स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है। यहाँ लाइब्रेरी में हम उस ऑथर को देखते हैं जिसने पहली स्टोरी खत्म कर दी थी। इसके बाद जब वो उठता है तो गलती से उस चाबी को नीचे बने हुए गटर में गिरा देता है। तभी उसकी नज़र उसी सेफ वाली सील पर जाती है, जो कि फिर से खुल गई थी, पर उस पर ध्यान देने के बजाय वो फिर से दूसरी कहानी लिखने लगता है। अब दूसरी कहानी भी फ्यूचर में बेस्ड थी, जहाँ हम एक डिटेक्टिव को कुछ लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स पर काम करते हुए देखते हैं। वो पूछताछ के लिए एक अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ एक औरत अपार्टमेंट का गेट खोलती है।
वो डिटेक्टिव उससे कहता है आपको चाहिए हार्पिक बाथरूम 10x पावर क्लीनर। डिटेक्टिव उससे कहता है कि आपके घर के आसपास बहुत सारे लोग गायब हुए हैं, मुझे उन्हीं के बारे में पूछताछ करनी है। तो वो औरत उसे अंदर बुला लेती है। वो डिटेक्टिव नोटिस करता है कि उस जगह पर बहुत ठंड थी। तो वो औरत बताती है कि उसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो सूरज में बिल्कुल भी नहीं जाती क्योंकि उसका मेकअप खराब हो सकता है। फिर ठंड से बचने के लिए वो डिटेक्टिव को चाय देती है। फिर डिटेक्टिव उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पहले ही कोई डॉक्टर रहते थे और फिर वो अचानक गायब हो गए। ना उनकी मौत हुई ना उनका कोई एक्सीडेंट हुआ, बस गायब हो गए। तो औरत कहती है तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम ही बता दो फिर रूप की रानी की सच क्या है। तो वो औरत अपनी माँ एमिली की कहानी सुनाती है। एमिली 22 साल पहले इस शहर में फ्लूट सीखने आई थी, मतलब बांसुरी। वो इसी अपार्टमेंट में रेंट पर रहती थी जो कि उस डॉक्टर का था जिसकी डिटेक्टिव बात कर रहा था। एमिली काफी हद तक डॉक्टर को उसकी वाइफ की बेटी जैसी दिखती थी, इसलिए डॉक्टर की असिस्टेंट उसे रूम दे देती है, पर उसे डॉक्टर के रूम में जाना मना था। रात को जब एमिली नहाकर अपने रूम में आती है तभी उसकी नजर सीलिंग पर जाती है जहां से अजीब सा सफेद रंग का फ्लूइड गिर रहा था। तभी उसके रूम में उसका स्टेपफादर खुली हुई विंडो से आ जाता है और वो उसे सीड्यूस करने लगता है। एमिली उससे बचकर कैसे तो ऊपर के फ्लोर पर भागती है, पर वो वहां पर भी आ जाता है। उससे बचते हुए एमिली का सर एक जगह पर लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर अपने रूम से निकलता है और वो उस आदमी के हाथ पर चाकू मार देता है जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर के मर जाता है। अगले दिन जब एमिली को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर एमिली को अपने बारे में बताते हैं कि उन्हें एक स्किन की बीमारी है जिसमें वो ज्यादा देर तक धूप और गर्मी को नहीं झेल पाते। फिर वो उसे दवाई दे देते हैं और एमिली सो जाती है। आधी रात को एमिली की नींद खुल जाती है और इस बार उसकी नजर छत से गिरते हुए खून पर जाती है। तो वो ऊपर चेक करने जाती है तो वो देखती है कि डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट उसके स्टेप फादर के स्पाइनल कॉर्ड में होल कर रहे होते हैं और उसका स्टेप फादर दर्द से तड़प रहा होता है। एंड ये घिनौना सीन देखते ही वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन वो वापस बेड से उठती है और डॉक्टर से उसने जो कल रात को देखा उसके बारे में पूछती है, पर डॉक्टर उसे बोलते हैं कि गोलियों की वजह से उसे हेलुसिनेशंस आए होंगे और कुछ नहीं। फिर एमिली ठीक होने के बाद वहीं एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है, जहां एक दिन उस रेस्टोरेंट का ओनर उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। तो वो कहती है कि वहीं डॉक्टर के अपार्टमेंट में। तो वो आदमी चौंक जाता है और कहता है कि वो डॉक्टर भाई अभी भी जिंदा है, मैंने सुना है कि वो 100 सालों से अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ। पर एमिली उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वो टेबल पर ऑर्डर लेने जाती है जहां 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं और उनके टेबल पर अपने स्टेप फादर की मिसिंग रिपोर्ट देखकर वो डर जाती है और घर जाकर सीधा डॉक्टर से सच्चाई बोलने को कहती है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारा बाप नहीं मरा था, हमने उसे मारा था। जिस पर वो चिल्लाती है पर क्यों। तभी डॉक्टर की हालत खराब होने लगती है और वो अपनी लैब की तरफ इशारा करके बर्फ बर्फ बोलने लगता है। एमिली डर जाती है और उसे लैब में ले जाकर एक टब में लेटा देती है और फिर उसे बर्फ से कवर कर देती है। फिर जब डॉक्टर की हालत में सुधार आता है तो वो डॉक्टर उसे अपनी पूरी सच्चाई बताता है कि उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है एंड वो इतना इसलिए जिया क्योंकि उसे एक फॉर्मूला मिला था और उसे वो फॉर्मूला द बुक ऑफ डेथ से मिला था। डॉक्टर उस फॉर्मूला को खुद पर ट्राई करता है जिससे उसकी एज तो रुक जाती है पर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती एंड उसे हमेशा ठंडी जगह पर रहना पड़ता था। और इससे भी बड़ा नुकसान यह है कि अगर एक बार उस फॉर्मूला को खुद में इंजेक्ट कर दिया तो तुम्हें इसे हर थोड़े वक्त में बार बार खुद में इंजेक्ट करते रहना होगा, नहीं तो मौत भी हो सकती है। डॉक्टर एमिली को कहता है मैंने तुम्हारे पिता को मारा पर अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम करने वाले को मौत ही मिलनी चाहिए। एंड डॉक्टर की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर एमिली उन पर लट्टू हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर और एमिली के बीच 18+ वाला कांड हो जाता है। वाह अंकिल, अभी तो आप बहुत प्रवचन दे रहे थे और खुद ये जवान बुड्ढा उसके दादा की उम्र का है। ये सब दोगलापन है। एंड डॉक्टर का ये कारनामा देखकर उसके असिस्टेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत वक्त से डॉक्टर के साथ थी और उसे प्यार करने लगी थी। साला लंगूर के हाथ में 2-2 अंगूर। तो जब एमिली बाहर आती है तो डॉक्टर की असिस्टेंट उसे कहती है तुम्हें डॉक्टर के लिए लोगों को मारना भी होगा। तो एमिली कहती है क्यों। तो असिस्टेंट उसे बताती है क्योंकि वो फॉर्मूला इंसान की स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के फ्लूइड से बनता है जिसके लिए डॉक्टर को मर्डर भी करने पड़ते थे। एमिली ये सुनते ही वो अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो फिर से उस जगह वापस आती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। तभी वहां पहुंचते ही वो देखती है कि डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट मिलकर उस रेस्टोरेंट के ओनर को मारने वाले होते हैं। तभी वो रेस्टोरेंट ओनर डॉक्टर को लात मारकर गिरा देता है एंड एमिली वहां आकर उस रेस्टोरेंट ओनर को बचाकर ले जा रही होती है, लेकिन डॉक्टर की असिस्टेंट रेस्टोरेंट ओनर को चाकू मारकर मार देती है और वो एमिली को भी मारने वाली होती है पर डॉक्टर मना कर देता है और गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है जिससे वहां रखा केमिकल डॉक्टर के फॉर्मूला वाले फ्लूइड पर गिर जाता है जिससे हर जगह आग लग जाती है जिसमें डॉक्टर भी जल जाता है। फिर डॉक्टर दूसरे रूम में चला जाता है और एमिली भी उसके पीछे पीछे जाती है एंड देखती है कि डॉक्टर बुरी तरह गल रहा था। तभी वहां सनकी हुई डॉक्टर की असिस्टेंट एक शॉटगन के साथ आती है और डॉक्टर को एक गोली मारती है जिससे डॉक्टर वहीं मर जाता है। जिसके बाद वो पागल एक गोली एमिली को भी मारती है जिससे एमिली घायल हो जाती है।
डॉक्टर की असिस्टेंट उसे मारने ही वाली थी कि तभी एमिली उसे बताती है कि वो डॉक्टर के बच्चे की मां बनने वाली है। अब जबकि वो असिस्टेंट एमिली को मारना चाहती थी, पर वो डॉक्टर से अब भी बहुत प्यार करती थी, जिस वजह से वो डॉक्टर के बच्चे के लिए एमिली को जिंदा छोड़ देती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ डिटेक्टिव को उस औरत की इस बकवास स्टोरी पे कतई विश्वास नहीं होता, जिस पर वो कहता है वाह बहुत ही अच्छी कहानी थी, तो फिर तुम पक्का डॉक्टर की बेटी होगी। तो वो औरत कहती है डॉक्टर का बच्चा तो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। डॉक्टर के साथ लवी डवी होने की वजह से एमिली भी उसी फॉर्मूला से इन्फेक्टेड हो गई थी और उसने कभी उस बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। तो वो डिटेक्टिव कहता है अरे फिर तुम कौन हो? वो औरत कहती है मैं ही एमिली हूँ और मेरी वजह से ये लोग यहाँ के गायब हो रहे हैं, क्योंकि मुझे उनका स्पाइनल फ्लूइड चाहिए था। जिस पर डिटेक्टिव हंसकर कहता है वाह दीदी वाह, आपको तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, मैं ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाऊंगा। फिर जैसे ही डिटेक्टिव खड़ा होता है उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी उस डिटेक्टिव की ट्यूबलाइट जलती है कि जो चाय वो बकवास कहानी सुनते हुए पी रहा था उसमें बेहोशी की दवा थी, एंड उसी वक्त वो नीचे गिर जाता है। तभी पर्दे के पीछे से वही डॉक्टर की असिस्टेंट एक सिरिंज के साथ आती है और हम देखते हैं कि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। और अब आप खुद समझ जाओ कि वो लोग इस डिटेक्टिव के साथ क्या करेंगे, एंड ये स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है। साला क्या डिटेक्टिव बनेगा रे तू, छे। फिर सीन लाइब्रेरी में शिफ्ट होती है, जहां हम ऑथर को देखते हैं जो थर्ड स्टोरी पढ़ने लगता है, और हम एक और सील को खुलते हुए देखते हैं। ये तीसरी स्टोरी भी फ्यूचर पर ही आधारित थी, जहां हम दो पुलिस वाले पॉल और सैरा को देखते हैं जो एक बुचर यानी एक किलर का पीछा कर रहे होते हैं, जो लोगों को मार के उनकी बॉडी को ले जा रहा था। फिर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि इनके वन नाइट स्टैंड के रिलेशनशिप की वजह से सैरा प्रेग्नेंट है, जिस पर ये दोनों इतनी बहस करते हैं कि उन्हें सामने खड़ी कार नहीं दिखती और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सैरा को होश आता है तो वो देखती है कि कोई पॉल को घसीट कर ले जा रहा होता है, पर सैरा जब तक कार से बाहर निकलती वो आदमी पॉल को ले जाता है। तो सैरा पुलिस स्टेशन से हेल्प मांगती है, पर कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से सैरा पॉल के खून के निशान का पीछा करते हुए एक वेयर हाउस के अंदर जाती है। वहाँ पॉल को ढूंढते हुए उसे एक आदमी मिलता है जो कि खुद को उस वेयर हाउस का ओनर बताता है। वो सैरा को कहता है मैंने रेडियो पर सुना है कि पुलिस वाले बुचर का पीछा कर रहे हैं। वो बोलता है कि बुचर यही है, मेरे पीछे आओ। वो दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी हम एक अंधी औरत को हाथ में शॉटगन लिए खड़ा देखते हैं। सैरा तुरंत उससे शॉटगन लेके उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। तो वो लैंड ओनर बोलता है कि ये मेरी बीवी है, जिस पर सैरा बोलती है ओह, तो सैरा उन्हें छोड़ देती है। फिर वो आदमी सैरा को अपने ऑफिस में लेके जाता है, क्योंकि बुचर एक अंडरग्राउंड रूम में था जिसका सीक्रेट पैसेज वे यहीं से जाता था। एंड उस आदमी के ऑफिस में हम नेक्रोनॉमिकन को भी देखते हैं। यहाँ लैंडलॉर्ड की बीवी सैरा से कहती है कि बुचर एक एलियन है, पर सैरा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर सैरा और वो आदमी एक टनल में जाते हैं, जहाँ टनल की दीवारों पर एंशिएंट कार्विंग्स बनी हुई थी, एंड वो टनल भी बहुत अजीब थी। तभी उस आदमी की बीवी भागते हुए आती है और सीधा सैरा को आग लगा देती है, जिससे सैरा के कपड़े जलने लगते हैं और वो टनल से नीचे गिर जाती है। आग बुझने के बाद सैरा देखती है कि वो बहुत ही अजीब जगह आ गई थी। तभी उसे वहाँ उसका पार्टनर पॉल मिलता है, जिसकी बॉडी बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे उसमें कुछ हो ही ना है, बिल्कुल खोखली। सैरा देखती है कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर बैट्स यानी चमगादड़ भी थे। वो सब सैरा पर अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए वो उन पर बुलेट्स फायर करती है। तभी उसकी नजर एक बैट पर जाती है जिसके अंदर से पॉल की आवाज आ रही थी। वो सैरा को बताता है कि इन बैट्स ने मेरा ब्रेन ब्रीडिंग के लिए ले लिया है, पर सैरा कुछ नहीं समझ पाती। फिर सैरा वहाँ की दीवारों पर देखती है जहाँ ढेर सारे छोटे मॉन्स्टर बैट्स थे। तभी सैरा की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो एक पत्थर पर लेटी हुई थी और वो आदमी और उसकी बीवी उसके सर पर खड़े थे। वो औरत सैरा को बोलती है कि मॉन्स्टर को बोन मैरो बहुत पसंद है और वो लोग सैरा को उस बैट को खिलाने वाले थे ताकि वो दोनों शक्तिशाली बन सके। तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों साइको पति पत्नी ही बुचर है। तभी सैरा फिर से बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में देखती है, जहाँ वो कमीना आदमी डॉक्टर था और वो औरत उसकी माँ। वो औरत बोलती है कि वो बहुत खुश है कि सैरा ने बच्चा गिराने का डिसीजन लिया। तभी वो डॉक्टर एक पर्दा हटाता है एंड उस साइड पॉल की खोखली बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर सैरा चिल्लाने लगती है। तभी सीन फिर से उस गुफा में शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि उन छोटे बैट्स ने सैरा के बच्चे को खा लिया था और बाकी के मॉन्स्टर्स ने सैरा के हाथ पैर, और वो बड़ा मॉन्स्टर बैट सैरा का बोन मैरो चूस रहा होता है। मतलब बहुत ही गंदी मौत भाई। तभी हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हेड मॉन्क ऑथर को नेक्रोनॉमिकन पढ़ते हुए पकड़ लेता है। तभी वो ऑथर को गेट खोलने को कहता है, तो ऑथर उसे बताता है कि उससे गलती से चाबी गटर में गिर गई थी। तभी उस नीचे बने गटर से वही फर्स्ट स्टोरी वाला मॉन्स्टर ऑथर पर अटैक करता है, पर ऑथर अपनी छड़ी में छुपी हुई तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसका मतलब ये ऑथर को पता था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, इसलिए वो तैयारी के साथ यहाँ आया था। तभी वो हेड मॉन्क भी एक राक्षस में बदल जाता है जो कि इस बुक की रक्षा कर रहा था, पर अपना ऑथर उस मॉन्क को भी केले की तरह छील देता है, जिसके बाद वहां का गेट अपने आप खुल जाता है एंड वो ऑथर नेक्रोनॉमिकन लेकर वहां से कल्टी हो जाता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है।
अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। अब लास्ट में उस फर्स्ट स्टोरी वाले मॉन्स्टर को देखकर इतना तो समझ आ गया कि जो भी स्टोरीज ऑथर ने उस बुक में पढ़ी थी वो सब सच थी। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स कहाँ थे भाई, जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग में बताया गया था। बस 3 स्टोरीज थी और वो ऑथर जो इन्हें पढ़ रहा था। पर लगता है हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। सो इसी के साथ ये था मेरा नेक्रोनॉमिकन बुक ऑफ द डेड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने हॉरर मूवी लवर दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ ऐसी मूवीज एक्सप्लेन करता हूँ जो दूसरा कोई नहीं करता। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।